सिवान में अपराधियों ने युवक को मारी गोली लगने से युवक की मौके पर ही मौत। पुलिस कर रही मामले की जांच। रोहतास में कोरोना गाइडलाइंस की उड़ाई जा रही धज्जियां। सम्मान से सांस्कृतिक कार्यक्रम का किया गया आयोजन। विधायक समेत कई कार्यकर्ता कार्यक्रम में मौजूद। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। झारखंड उच्च न्यायालय में रिम्स की लचर व्यवस्था पर सोमवार को सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने खुद संज्ञान लिया। वहीं राज्य के सिविल सर्जन की गलत बयान पर नाराजगी जताई। साथ ही हिदायत देते हुए कहा कि अदालत के सामने भूल से भी गलत बयानबाजी ना करें, यह अपराध की श्रेणी में आता है। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य के स्वास्थ्य सचिव और रिम्स निदेशक भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मौजूद रहे। दरअसल इस मामले पर 13 अप्रैल को अगली सुनवाई होनी है। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स की बदतर स्थिति को लेकर जो झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा स्वतः संज्ञान लिया गया था, उसी मामले पर सुनवाई करते हुए आज माननीय मुख्य न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने अदालत के समक्ष रांची सदर अस्पताल के सिविल सर्जन के द्वारा जो शपथ पत्र दायर किया गया था और उनके द्वारा जो मौखिक जवाब दिया गया, उन दोनों में मेल नहीं होने के कारण माननीय खंडपीठ ने नाराजगी जताई और कहा कि अदालत के समक्ष गलत बयानी करना अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसी मौखिक टिप्पणी करते हुए उन्हें सख्त हिदायत दी कि आगे से इस प्रकार की चेष्टा न करें। सर एक चीज और है, हाईकोर्ट ने रांची सिविल सर्जन को हिदायत दी, भूल से भी गलत बयानबाजी आप ना करें, अपराध की श्रेणी में। कुमार कामेश ऑनलाइन पर पूरी जानकारी के साथ। कामेश, आज के दिन हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या कुछ कहा गया, क्योंकि हिदायत भी दी गई सिविल सर्जन को। कामेश, बिल्कुल, जिस तरह से आज एक वर्चुअल सुनवाई जो है हाईकोर्ट के द्वारा हो गई थी, इससे पहले भी हाईकोर्ट ने सिविल सर्जन को फटकार लगाई थी। जिस तरह से हाईकोर्ट के कर्मचारियों को जो कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जो जांच करवाई गई थी, उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करने पे जो है हाईकोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई थी। और आज एक बार जिस तरह से फिर झारखंड हाईकोर्ट ने जिस तरह से सिविल सर्जन को गलत बयानबाजी के लिए, गलत रिपोर्ट सौंपने के लिए हाईकोर्ट में फटकार लगाई है, तो ऐसे में यह देखा जा रहा है कि राज्य सरकार के जो भी विभाग है कोरोना संक्रमण को लेकर, वो सही जानकारी जो है वो हाईकोर्ट को नहीं दे रहे। इसलिए हाईकोर्ट लगातार कोरोना जैसे संक्रमित बीमारी को लेकर गंभीर है और लगातार राज्य सरकार के विभागों को यह दिशा निर्देश दे रहा है कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जो गाइडलाइन पालन करवाए जा रहे हैं, जो नियम कानून है, उससे कितना पालन किया जा रहा है और आम जनता के पास इन नियमों का क्या फायदा मिल रहा है, इसको लेकर जो है झारखंड हाईकोर्ट लगातार सख्त रवैया अपनाया हुआ है। और आज भी झारखंड हाईकोर्ट में जिस तरह से कोरोना से निपटने के लिए जो इंतजाम किए गए थे, उस पर इंतजाम किए जा रहे हैं, इसको लेकर एक याचिका दायर की गई थी। इस पर आज सिविल सर्जन जो है खुद जो है वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से वो उपस्थित रहे हैं और जिस तरह से जो जांच की रिपोर्ट जो है उन्हें एक शपथ पत्र के माध्यम से उन्होंने हालांकि कल उसे सौंपने का जो है बात जो है सिविल सर्जन के द्वारा कही गई है। तो ऐसे में जिस तरह से मुख्य बातें जो है आज की मीटिंग में सबसे पहले बात है कि हाईकोर्ट ने सिविल सर्जन को चेताया है कि जो भी मामले हैं उसे गंभीरता से ले सिविल सर्जन, और जनता से जुड़े जो भी मामले आ रहे हैं कोरोना से संक्रमित, ऐसे मामलों की गंभीरता को लेकर जल्द से जल्द ऐसे मामलों के निपटारे के लिए प्रयास करें। दूसरी तरफ इमरजेंसी जैसे राज्य में जैसे हालात बन रहे, इस पर चीफ जस्टिस जो है डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने राज्य में इमरजेंसी जैसे हालत से निपटने के लिए सिविल सर्जन को कई दिशा निर्देश जारी किए। तो ऐसे में कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरह से 18 मार्च से राज्य में कोरोना संक्रमण की जो दूसरी लहर देखने को मिली है और उसके बाद लगातार जो है मामले बढ़ते जा रहे हैं और लगातार अस्पतालों में बेड की सुविधा जो है कम होती जा रही है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ी जो दिशा निर्देश जो है हाईकोर्ट के द्वारा लिया गया है कि अब डिस्प्ले के माध्यम से जो कोविड हॉस्पिटल है जहाँ पे इलाज
जहाँ कोरोना संक्रमित मरीजों की इलाज की व्यवस्था की गई है, वहाँ पे डिस्प्ले के माध्यम से बेडों की संख्या जो है वो जो है अस्पताल दिखाए। तो ये बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ी बात जो है हाईकोर्ट के द्वारा आज के जो वर्चुअल मीटिंग थी सिविल सर्जन के साथ, उसमें दिशा निर्देश किया गया है। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि जो सुविधाएं राज्य सरकार या स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो कही जा रही है कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए, वो शायद अगर डिस्प्ले चालू हो जाता है तो आने वाले दिनों में ये सुविधाएं जो है आम जनता को लाभकारी साबित होगी। जी सागर। लेकिन कामेश लगातार वीआईपी न्यूज रिम्स की हालत की तस्वीरें दिखाता रहा जो बद से बदतर है। कई बार हमने गुहार लगाई कि लोगों के बारे में सोचा जाए जो लोग वहां पर पहुंचते हैं इलाज के लिए। तो आखिर अंततः न्यायालय ने मामले पर संज्ञान तो लिया। क्या हम उम्मीद करें कि आने वाले समय में वहां की व्यवस्थाएं बेहतर हो जाएंगी? देखिए सागर, आज की वर्चुअल मीटिंग में जो सबसे बड़ी बात सामने आई है, हालांकि रिम्स की व्यवस्था किसी से छिपी नहीं है। अभी कोरोना संक्रमण की जिस तरह से दौर चल रही है, कोरोना संक्रमण का जब दौर नहीं था उस समय भी रिम्स की जो व्यवस्था थी, जो इलाज की व्यवस्था थे, वो सुदृढ़ नहीं थे या सुचारू रूप से चालू नहीं थे। वहां पे मरीज जो जाते थे उन्हें समुचित इलाज नहीं मिल पाता था। ऐसे में कोरोना संक्रमण की बात जिस तरह से पूरे राज्य में फैल रही है, कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो ऐसे में रिम्स की जो कुव्यवस्था है एक बार फिर खुलकर सामने आई। और ऐसे में जिस तरह से वीआईपी न्यूज हमारे अपने चैनल ने जिस तरह से प्रमुखता से इन जो प्रमुख खबरें, जो प्रमुखता से कोरोना संक्रमण की जो खबरें थी, उस खबरों को प्रमुखता से हमारे चैनल ने दिखाया। और जिस तरह से लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी है जो दावे कर रहे थे, उन दावों पे कितनी हकीकत थी, ग्राउंड जीरो से जाकर हम लोगों ने उसकी रिपोर्टिंग की और दिखाया। लेकिन अब जिस तरह से हाईकोर्ट भी इस पर संज्ञान ले रहा है, तो यह बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह से जो संज्ञान में जो बातें, जो दिशा निर्देश हाईकोर्ट के द्वारा सिविल सर्जन को दी गई है कि डिस्प्ले के माध्यम से स्वास्थ्य केंद्रों में जो स्वास्थ्य कोविड अस्पताल है वहां पे कितनी बेडों की संख्या खाली है, कितनी व्यवस्था है और जो सुविधाएं दी जा रही है वो डिस्प्ले के माध्यम से प्रदर्शित करे, तो आने वाले दिनों में ये जो बातें जो है सार्वजनिक रूप से आ जाएगी तो बहुत बड़ा बात होगा। चलिए, शुक्रिया कामेश पूरी जानकारी के लिए। अब बिहार सरकार के द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश को निजी विश्वविद्यालय और कोचिंग नहीं खुलेगी और बिहार सरकार के द्वारा सरकारी और गैर सरकारी विद्यालय और कोचिंग सेंटर को बंद रखने का निर्देश अब दिया गया है। और निर्देश बच्चे को कोरोना के बचाव के लिए लेकर दिया गया। वहीं समस्तीपुर में शिक्षक और अभिभावकों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर सीएम को जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजा है, जिसमें 18 अप्रैल से शर्तों के साथ कुछ समय के लिए निजी विद्यालय, निजी कोचिंग खोलने की शिक्षकों और अभिभावकों ने मांग की है। साथ ही मांग में कहा गया कि शिक्षकों को भुखमरी के कगार पर ला दिया गया। मुख्यमंत्री महोदय को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन सौंपने आए हैं, जिसमें हमारा आशा है कि निजी विद्यालय के संचालन का अनुमति कम से कम एक प्रोटोकॉल के अंतर्गत भी दिया जाए, एक शॉर्ट टाइम के लिए भी खोलने की अनुमति दिया जाए, जिससे कि अधर में पहुंच चुके हैं हमारे बच्चों की शिक्षा व्यवस्था पटरी पर लौट सके और जो शिक्षक हैं उनका जीवन यापन सुचारू रूप से कम मिनिमम सुचारू रूप से जीवन यापन चल सके। इसी आशय को लेकर के आए हैं। चूंकि इसमें हमारा विरोध का एक मुख्य और सरल माध्यम ये है कि विद्यालय, ट्रैफिक, कचहरी, सरकारी स्कूल में नामांकन सब चीज चालू है, चुनाव चालू है, बस सिर्फ प्राइवेट विद्यालय और विद्यालय के पठन, सरकारी और प्राइवेट विद्यालय में ही पठन पाठन बंद होने से कोरोना रुक जाएगा। पूर्वी चंपारण के केसरिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में निरीक्षण का सिलसिला लगातार जारी है। स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के स्टेट हेल्थ सेंटर के डायरेक्टर दोनों पदाधिकारी ने स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत मिले पैसों की गहन जांच की गई और जांच के दौरान बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के पदाधिकारियों ने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत खरीदी गई सभी सामान को बारीकी से देखा। गुप्त सूचना के आधार पर आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत उक्त सामान पर खर्च की गई राशि का बिल भी जाली पाया गया। जिला स्वास्थ्य समिति ने बिना जांच पड़ताल किए धड़ल्ले से बिल पास भी कर दिया। जो हम लोग अखबार में जो निकला है सर के विरुद्ध कि एक ही वाउचर पे, सर्जिकल वाउचर पे बिगेटी वालों भी और सर्जिकल का भी सामान निकला है, तो उसका मतलब वाउचर मतलब रिलीज हो, पता नहीं कैसे लीक हुआ, तो वो अखबार में चला गया। तो उसी के लिए जांच करने आए कि क्या मतलब वहाँ पे क्या फाइनेंस का क्या मामला है। जांच में क्या पाए? अभी तक तो कोई निर्णय नहीं लिया गया है। जांच अभी पूरा नहीं हुआ है। कब तक जांच चलेगी इसका?
कल फिर आएंगे वो, कल चाहे फिर? DHS में वो लोग ये कागज लेके जाएंगे, दिखाएंगे वहाँ। मोतिहारी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया गया। लगातार बढ़ता कोरोना का कहर, ऐसे में जांच भी ज़रूरी है और उन अस्पतालों का हाल भी जानना ज़रूरी है जहां पर लोगों के लिए व्यवस्थाएं की जा रही, क्योंकि कई अस्पताल ऐसे हैं, कई क्वारंटीन सेंटर ऐसे हैं जहां पर लोगों के लिए बेहतर व्यवस्थाएं नहीं हैं। पूरी चंपारण में ये लगातार निरीक्षण का दौर जारी। जिला स्वास्थ्य समिति ने बिना जांच पड़ताल की धड़ल्ले से बिल पास कर दिया और गुप्त सूचना के आधार पर आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत उन सामानों पर खर्च की गई राशि का बिल भी जाली ही पाया गया। स्टेट हेल्थ सेंटर के पदाधिकारियों ने यह निरीक्षण किया। अरविंद कुमार फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। अरविंद, अचानक जांच से वहां पर तमाम कर्मचारी सख्ती में आ गया है, क्योंकि फर्जीवाड़े का यहां पर खेल पूरा देखा गया है। अरविंद जी, पूर्वी चंपारण के केसरिया PHC में आज जांच हुई है, जहां पर जांच के क्रम में काफी पैसा उसमें खर्च किया गया। हालांकि पदाधिकारी जो जांच पदाधिकारी थे उनके द्वारा अभी तक कुछ नहीं स्पष्ट किया गया है। अब देखिए आगे क्या होता है, स्पष्ट करते हैं या नहीं करते हैं, इस पर संदेह बने हुई है। और मार्केट बाजार के सभी बिंदुओं पर भी ध्यान रखा जा रहा है कि खरीदारी उचित रेट में हुआ है या नहीं हुआ है। इस सभी बिंदु पर देखते हुए जांच की गई है। लेकिन क्या कई और अस्पतालों में ऐसे ही हाल होंगे? अगर जांच की जाएगी तो वहां भी गड़बड़ियां पाई जाएंगी, या फिर ये इकलौता ऐसा है जहां पर लगातार मामले सामने आते हैं इस तरह के? ये अस्पताल व्यवस्था पर तो हमेशा प्रश्न चिन्ह उठती रहती है और यहाँ पर जांच होती रहती है, खाना पूर्ति भी होती रहती है। ऐसा कुछ किसी भी आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलता है। हालांकि अगर देखा जाए तो दवा खरीद से लेकर के और बिल्डिंग मटेरियल और अन्य अस्पताल के मटेरियल सप्लाई में भी काफी धांधली होती रहती है। हाल ही में मोतिहारी सदर अस्पताल में जहां तक खांसी की दवा एक रूम में फेंकी गई थी, जिसकी भी जांच चल रही है। आज से 2-3 बरस पहले करोड़ों रुपए की दवा घोटाला हुई थी, वो भी जांच चल रही है। जांच पर जांच होती रहती है, लेकिन ऐसे कुछ जांच से रहस्य नहीं मिल पाता है। चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। रोहतास जिले की नासरीगंज की बाराडी गांव में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए सम्मान समारोह सह सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान ना ही लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग दिखी, ना ही मास्क दिखा। इस सम्मान समारोह के दौरान RJD के दिनारा विधानसभा के विधायक विजय मंडल सहित कई नेता और जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। साथ ही सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण एक जगह इकट्ठे हुए और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लिया। जिला प्रशासन ने कोरोना के गाइडलाइंस के मुताबिक किसी भी तरह के आयोजन को प्रतिबंधित किया है, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा कार्यक्रम क्यों? इसका कार्यक्रम चलते रहेगा। संवाददाता आशुतोष फोन लाइन पर। आशुतोष, क्या वजह, जिस तरह से देखिए इतना बड़ा ये कार्यक्रम किया जा रहा है, तमाम लोग यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में मौजूद हैं, ना तो मास्क है मुंह पे और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग, और वो भी नेताओं का ये कार्यक्रम। आशुतोष जी, अगर आपको बता दूं कि बिहार सरकार के द्वारा जो कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, इसको लेकर बिहार सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें कोई भी सरकारी कार्यक्रम जो है, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाना है। उसके बावजूद जो विपक्ष के कई विधायक हैं, उनके द्वारा इस तरह का आयोजन कराना कोरोना को संक्रमण को दावत देने के बराबर है। जी, लेकिन क्या कोई एक्शन नहीं लिया गया? नियम तो आखिर सबके लिए आशुतोष, फिर यहाँ पर भी इन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। जी बिल्कुल सागर, आपको बता दूं कि जो भी वहां के स्थानीय विधायक थे, जो विधायक वहां के आए हुए थे, लगभग 17 लोगों पर नामजद FIR किया गया है। यहाँ के अंचला अधिकारी ने स्वयं उसके ऊपर FIR किया। इसके अलावा 500 अज्ञात लोगों पर भी FIR दर्ज किया गया है। लेकिन देखना ये होगा कि बहुत सारे ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन के द्वारा सिर्फ FIR दर्ज कर उसको बंद कर दिया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। जी चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।
और रामगढ़ जिले के सदर क्षेत्र में लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है। एसडीओ कीर्ति की अध्यक्षता में रामगढ़ कैंट में बाजार में अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत एसडीओ ने रामगढ़ के दुकानदारों और राहगीरों को बिना मास्क घूमने पर कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी। इस अभियान के दौरान 5 दुकानों को सील भी किया गया। मास्क है उन लोग हम लोग पकड़ कर फाइन कर रहे हैं और अवेयरनेस कर रहे हैं। बाइक पर जो आदमी बैठे दोनों को मास्क पहन कर दिया है। यहाँ तक पैदल आदमी जा रहे हैं उन लोग को भी अवेयरनेस कर रहे हैं, मास्क पहन करिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाना चाहिए। एसडीएम मैडम ने जो निरीक्षण किया उसमें कुछ दुकानदारों को हिदायत देकर छोड़ दिया गया और कुछ दुकानदारों को सील भी कर दिया गया। और मैडम का ये काम काफ़ी सराहनीय है और मैडम ने जागरूकता अभियान चलाया ताकि लोग कोविड-19 से कैसे बचें और दुकानदारी कैसे करें, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करें, सैनिटाइज उपयोग करें, मास्क का उपयोग करें। ये एसडीएम मैडम ने सभी दुकानदारों को सचेत किया और पिछले 3 दिन के अंदर फिर से मैडम अपना निरीक्षण करेंगी और दोषी पाने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज लगभग 5 दुकान का सील की गई है और जैसे झारखंड सरकार का जो आदेश है उसका उल्लंघन करते हुए देखे हमने। और बाकी दुकानदार को इसके माध्यम से हम यही बताना चाह रहे हैं कि अपना दुकान के सामने भीड़ ना लगने से खुद मास्क पहने और अपना जो दुकान में जो सामान लेने आ रहे हैं उनको भी मास्क पहनने बताएं। अगर कोई भी ऐसे वायलेशन होगा हम उनको सील करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। दुकान सील की। सिवान में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला नगर थाना क्षेत्र की शुक्ला टोली का है, जहां पर सैफ अली युवक को अपराधियों ने गोली मार दी। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक युवक किसी काम के लिए बाजार गया था, जिसके बाद घर वापस नहीं लौटा। इस घटना के बाद पुलिस को सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिवान सदर हॉस्पिटल भेज दिया। औरंगाबाद में दाऊदनगर शहर में एक पिकअप की चपेट में आकर ड्यूटी पर तैनात गृह रक्षक सत्येंद्र यादव की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गृह रक्षक विजय कुमार सिंह जख्मी हो गया, जिसका इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक नहर रोड की ओर से तेज गति से आ रही एक अज्ञात ट्रैक्टर और पिकअप की नहर मोड़ के पास जोरदार टक्कर हो गई, जिससे पिकअप असंतुलित होकर सड़क पर गिर गया, जिससे एक जवान की मौत हो गई। वहीं दूसरे की हालत नाजुक बताई जा रही है। दो होमगार्ड जवान में एक की मौके पर ही मौत, एक अभी घायल। एक का इलाज अभी जारी, लेकिन रफ्तार के कहर के आगोश में एक जवान भी चला गया। दीनानाथ संवाददाता फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। दीनानाथ, अनियंत्रित पिकअप ने चपेट में लिया एक जवान को, क्या कार्रवाई की गई पिकअप वैन के चालक पर और उसके मालिक पर? दीनानाथ, मैं बता देना चाहूंगा कि औरंगाबाद के दाऊदनगर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक सब्जी लदा पिकअप वैन, और वहां पर बना हुआ है कि नहर का पुल है जिस मलियाबाग बोला जाता है, उस पुल से जैसे ही पार कर रहा था पिकअप वैन, वहां पर होमगार्ड के जवान जो ड्यूटी में तैनात थे, पिकअप वैन अनियंत्रित हो जाने के कारण, जैसे उधर ट्रैक्टर और पिकअप वैन में टक्कर हो जाती है, टक्कर होने के बाद अनियंत्रित हो जाता है पिकअप वैन और जाकर सीधा जवान को मारता है पिकअप वैन। एक जवान को वही घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है, लेकिन दूसरा जवान जो था, जो घायल था, उसका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। अगर बात करते हैं पिकअप वैन चालक का, तो चालक का स्थिति भी नाजुक है, उसका भी इलाज चल रहा है अरविंद हॉस्पिटल में। अभी भी एक कहना मुश्किल है, वह जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। और कार्रवाई की बात अगर हम करते हैं तो कार्रवाई की बात ऐसी है कि दाऊदनगर थाना की पुलिस वहां पर पहुंच के पिकअप वैन को अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन उसके उपरांत चालक जो था पूरी तरह से घायल है और उसके मालिक के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है। लेकिन यहाँ पर गलती किसकी रही? क्या साइड में नहीं चल रहे थे तमाम जवान या फिर पिकअप वाहन की पूरी गलती रही? क्या नजर आया इस पूरे मामले में? पूरे मामले में अगर हम बात करते हैं तो पूरे मामले में सागर जी ऐसा है कि पूरे मामला में अगर प्रत्यक्षदर्शी की बात माने तो वहां पर पिकअप वैन जो थी वो बैगन लेकर जा रहा था, सब्जी लेकर जा रहा था और सब्जी वैन को रुकवाने का कोशिश कर रहा था जवान।
अब किस कारण से रुकवाने की कोशिश कर रहा था इसका तो खुलासा नहीं हो सका, लेकिन वह रुकवाने का काम कर रहा था। इसी दौरान ट्रैक्टर और पिकअप वैन की टक्कर होती है और वो बचाने के दरमियान जवान उसके आगोश में आ जाते हैं। चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने 17 अप्रैल को राज्यपाल की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक को लेकर बयान जारी किया, जहां उन्होंने कहा कि पिछले बजट सत्र में उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया गया था, लेकिन अब सर्वदलीय बैठक कराने का फैसला लिया गया, जिससे वो काफी खुश हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कोरोना के संकट में सरकार को लगना चाहिए कि विपक्ष की तमाम पार्टियां सरकार के साथ खड़ी हैं। साथ ही उन्होंने वैक्सीनेशन पर से उम्र सीमा हटा देने की बात कही है। मैं कोरोना को लेकर सतर्कता बरतने और टीकाकरण अभियान को लेकर मैंने पिछले बजट सत्र में भी सरकार को सुझाव दिया था कि आप सर्वदलीय बैठक का आयोजन करें, लेकिन उस समय मुख्यमंत्री से लेकर स्वास्थ्य मंत्री तमाम सरकार के लोगों ने इस सजेशन का मजाक उड़ाया था। लेकिन आज मुझे प्रसन्नता है कि 17 तारीख को बिहार सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है पटना में। मैं उसके इस निर्णय के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं समझता हूं कि जिस तरह से बिहार में, खासकर पटना में और अन्य भागों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, सरकार को पूरी गंभीरता से इसमें लगना चाहिए और हम विपक्ष की पार्टियां भी उन्हें सहयोग करने को तैयार हैं। बिहार में मधुबनी में हुए भीषण नरसंहार के बाद घायल हुए मनोज सिंह का इलाज राजधानी के पारस अस्पताल में जारी है, लेकिन उन्हें उचित इलाज के लिए दिल्ली जाने की सलाह दी गई। वहीं इस मामले में पूर्व सांसद पप्पू यादव ने मनोज सिंह से मुलाकात की और उन्हें 1 लाख रुपए की सहायता राशि मुहैया कराई। साथ ही इलाज के लिए दिल्ली जाने के लिए एयर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था का इंतजाम किया। इस दौरान पूर्व सांसद ने नरसंहार की जमकर आलोचना करते हुए सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। भैया ये जितनी मदद होगी यहाँ से लेके एम्स तक पूरी मदद होगी सर। फिलहाल ये एम्बुलेंस में 2 लाख रुपया की मदद हम लोग को, अभी हमने प्रेमचंद जी को कहा 1 लाख अभी मदद की है, वहाँ 1 लाख मदद हुई। पीड़ित यही है अभी जिनका इलाज चल रहा है, कोमा में है। अच्छा। और 15 लाख रुपये लग गए पारस में जी। 12 लाख रुपये लूट का अड्डा बना हुआ है भाई। और कोरोना टीकाकरण अभियान को महान उत्सव के रूप में मनाए जाने पर पूर्व सांसद आर.के. सिन्हा ने बयान जारी किया, जहां उन्होंने कहा कि इस टीकाकरण को उत्सव के रूप में जोर शोर से मनाया जाए, जिससे लोग जागरूक हो सके। वहीं उन्होंने पीएम माननीय नरेंद्र मोदी जी की विशेषता की बातें भी कही। उन्होंने बताया कि आबादी के प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम मौतें भारत में ही हुई हैं। विशेषता है कि वे बड़ी बड़ी चुनौतियों को भी अवसर में बदलने में माहिर हैं। कोरोना से जो लड़ाई भारत ने लड़ी है, विश्व के सारे देशों को पीछे छोड़ दिया है। आबादी के प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम मौतें भारत में हुई हैं और आज 2 टीका के साथ 10-10.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को 1 महीने के अंदर वैक्सीन पहुंचाने का काम भी भारत ने किया है। अब टीकाकरण को उत्सव के रूप में, एक उत्सव सप्ताह के रूप में मनाने का प्रधानमंत्री का जो आग्रह है, उसका पूरे देश में स्वागत होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण होना चाहिए। अब ये बात अलग है कि विरोधी दल कुछ न कुछ इसमें मीन मेख निकालते ही रहते हैं, उनका काम है मीन मेख निकालना। माननीय नरेंद्र मोदी जी की ये विशेषता है कि वे बड़ी बड़ी चुनौतियों को भी अवसर में बदलने में माहिर हैं। और दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में और कृषि कानून के विरोध में कई किसान संगठन ने समस्तीपुर की सड़कों पर केंद्र की सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हाथों में झंडा बैनर लेकर विभिन्न मार्ग होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर आंदोलन सभा में तब्दील हो गया। वहीं वक्ताओं का कहना है कि कई महीनों से किसान कृषि कानून के विरोध में दिल्ली के बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन केंद्र की सरकार किसानों की समस्या को दूर नहीं करना चाह रही, जिसमें किसान की बात मानी नहीं गई और इस कानून को वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन और भी उग्र होगा। देखिए, दिल्ली के अंदर जो
कृषि काला कानून के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन के समर्थन में और सरकार जो किसान के ऊपर जो काला कानून थोप रही है उसके खिलाफ आज बिहार राज्य किसान सभा, बिहार प्रांतीय खेतिहर मजदूर यूनियन मिलकर पूरे बिहार में हम गिरफ्तारी देंगे और जेल भरेंगे। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।